संस्कृतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृत के आधारभूत नियमों को जानने हेतु प्रारंभ की गई इस कक्षा में आज से हम पढ़ने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के द्वारा रचित संस्कृत अनुवाद की एक प्रारंभिक पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, जिसके माध्यम से हम अत्यंत सरल तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से एक और जहां संस्कृत के महत्वपूर्ण और आवश्यक आधारभूत उन नियमों को जानेंगे जिन्हें जानना प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए परम आवश्यक है, साथ ही उन नियमों को जानने के बाद अभ्यास के माध्यम से हम क्रमशः यह भी सीखेंगे कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है। आपको ये ज्ञात ही होगा कि कोई सी भी भाषा पढ़ने के लिए उसके मूलभूत व्याकरण को थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे बोलने के लिए तो व्याकरण जानना आवश्यक नहीं है, छोटा बच्चा भी अपनी माँ के मुख से भाषा सुन सुनकर सीख लेता है। पर जहाँ परीक्षा की दृष्टि से लिखने का प्रसंग है तो वहाँ व्याकरण जानना आवश्यक भी है और परीक्षाओं में व्याकरण पूछा भी जाता है। तो वो सारा सरल व्याकरण जो प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए परम आवश्यक है, वो इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने अत्यंत व्यवस्थित करके स्थापित किया है। तो आइए इसी पुस्तक को आधार मानते हुए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं संस्कृत अनुवाद की कक्षा और पढ़ेंगे पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। तो आइए हम चलते हैं पुस्तक पर और आज की इस क्लास में हम केवल जानेंगे पुस्तक की भूमिका के विषय में। और हाँ, पुस्तक की भूमिका पर जाने के पूर्व एक निवेदन कि यदि आप लोग सचमुच इस विधि से या इस पुस्तक के माध्यम से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर यह अवश्य बताएं कि हाँ, आपको इस विधि से संस्कृत पढ़ना है, तभी इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा पाऊंगी। ज्ञातव्य है कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के ये वीडियोस माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों, छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों और संस्कृत भाषा सीखने के अभिलाषी संस्कृतानुरागी जनों के साथ ही सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों हेतु भी अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो ये पुस्तक का मुख पृष्ठ हमारे सामने है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जो पद्मश्री हैं और विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से छपी हुई ये पुस्तक है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ये इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण है। ये लगभग 1976 की पुस्तक है हमारे सामने और ये परिवर्धित संस्करण है, संशोधित इसका मतलब कि इससे भी पहले मतलब आज से 50-60 साल पूर्व लिखी हुई ये पुस्तक है। और ये जो पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य हैं, वो देखिए इतनी डिग्रियां हैं उनकी, डबल एमए है, एमओएल है, डीफिल है, विद्या भास्कर है, साहित्य रत्न है, व्याकरणाचार्य है, पीएस इत्यादि हैं। ये आत्मनिवेदन में लिख रहे हैं कि इस पुस्तक में क्या है। तो आइए इस आत्म निवेदन के माध्यम से, इस पुस्तक की भूमिका के माध्यम से, इस पुस्तक का परिशिष्ट देखकर, इसकी अनुक्रमणिका देखकर आज के इस वीडियो में केवल हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुस्तक में व्याकरण से संबंधित क्या क्या बातें पढ़ाई गई हैं, अनुवाद करने के कौन से तरीकों को अपनाया गया है, कितने पाठ है और कितने दिन में हम भली भांति संस्कृत लिखना और बोलना सीख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह अनुवाद कर सकते हैं। हाँ, पर उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण बात
कि अगर आप सचमुच इस पुस्तक में बताई गई विधि से संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को, संस्कृत के व्याकरण को भली भांति जानना चाहते हैं, तो भूमिका के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसे स्किप ना करें, क्योंकि इस भूमिका में बताई गई बातों पर ही आगे के सारे पाठ आश्रित हैं। इसलिए यह भूमिका संस्कृत अनुवाद सीखने वाले प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है और इसको पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पुस्तक लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। कह रहे हैं, पुस्तक संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार कोई भी विद्यार्थी 2 या 3 मास में निर्भीक होकर सरल और शुद्ध संस्कृत लिख तथा बोल सकता है, इसका ही प्रकार इस पुस्तक में उपस्थित किया गया है। और एक बात है कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा है। ऐसा जो एक लोकापवाद है, उस लोकापवाद का खंडन करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। मैंने इस पुस्तक के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा बिल्कुल क्लिष्ट नहीं है। यदि क्रमिक ज्ञान प्राप्त किया जाए और व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए तो यह अत्यंत सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा है। कह रहे संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए जितने व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है, उतना ही अंश इसमें दिया है। मतलब व्याकरण के नियमों को बहुत विस्तार से यहाँ नहीं समझाया गया है या बहुत से अनावश्यक सभी विवरणों को छोड़ दिया है। अनावश्यक माने अनावश्यक नहीं है वो, पर जो उच्च कक्षाओं के लिए आवश्यक विवरण है उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है और प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए जितना आवश्यक व्याकरण है केवल उतना ही व्याकरण इस पुस्तक में दिया है। कह रहे हैं समस्त व्याकरण अनुवाद के द्वारा सिखाया गया, अनुवाद के माध्यम से सिखाया गया है और रटने की क्रिया को न्यूनतम किया गया। आगे कह रहे हैं पुस्तक की शैली कैसी है। तो इस पुस्तक की शैली कह रहे हैं कुछ नवीनतम विशेषताओं के साथ ये पुस्तक प्रस्तुत की गई है। अब ये 50-60 साल पहले की बात है। कह रहे हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अभी तक इस पद्धति से लिखी गई अन्य कोई पुस्तक नहीं है, तब नहीं थी, है ना। और कह रहे हैं जर्मन और फ्रेंच भाषा में इस पद्धति पर लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं जिनके द्वारा सरल रूप से जर्मन आदि भाषाएं सीखी जा सकती है। इंग्लिश और रूसी भाषा में भी इस वैज्ञानिक पद्धति से नवीन भाषा सिखाने की अनेक पुस्तकें हैं, पर संस्कृत में तब तक ऐसी पुस्तक नहीं थी। और वो कह रहे हैं कि भाषाओं में भाषा शिक्षण की जो नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है उस समय उसको ही इस पुस्तक में आधार माना गया है। और ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या है। तो कह रहे हैं अभ्यास और शब्दकोश इस पुस्तक में 30 अभ्यास हैं, कुल 30 अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्द हैं। इस प्रकार कुल 600 अत्यावश्यक शब्द, मौलिक बेसिक शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से इसमें किया गया, इसमें सिखाया गया। और शब्दकोशों का वर्गीकरण भी करके वो बता रहे हैं कि वर्गीकरण कैसा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है वो 349 मतलब 349 संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है इस पुस्तक में। मतलब आपको इतनी संज्ञाएं और इतने सर्वनाम आपको आ जाएंगे शब्द रूपों सहित। धातु और क्रिया शब्द है 122 धातुएं यहाँ पर पढ़ाई गई हैं और उनका प्रयोग किया गया है। 80 अव्यय शब्द और 49 विशेषण शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये तो केवल मूल शब्द हैं। और मतलब ये कुल मिलाकर 600 शब्द जो है आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके शब्दकोश में न केवल 600 शब्दों का की वृद्धि होगी, बल्कि इन 600 शब्दों में से अनेक के मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जब आप शब्द रूप और धातु रूप चलाएंगे तो एक एक प्रातिपदिक के 21 रूप और एक एक क्रियापद के कभी 9 और कभी 18 रूप जब आप पढ़ेंगे तो शब्दकोश में आपके इस 600 की संख्या से कई गुना शब्दों की वृद्धि हो जाने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ विद्यार्थियों से कह रहे हैं ये सुनना, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए यह पुस्तक
प्रस्तुत की गई और इसमें प्रयत्न किया गया है कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई को दूर किया जाए। अतएव सरल भाषा का प्रयोग किया, इसमें क्लिष्ट भाषा नहीं है। पहले भी बताया इन्होंने 30 अभ्यास हैं, प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्दों का अभ्यास है और कितने दिन में आ जाएगा? कह रहे हैं कोई भी प्रारंभिक छात्र 1 या 2 घंटा प्रतिदिन समय देने पर 2 दिन में 1 अभ्यास पूरा कर सकता है। इस तरह से 2 दिन में 1 अभ्यास तो फिर 60 दिन में 30 अभ्यास हो जाएंगे। इस प्रकार 2 मास में यह पुस्तक समाप्त हो सकती है। केवल 80 नियमों में सारे आवश्यक नियम दे दिए गए हैं। संस्कृत भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के लिए जितने शब्दों, जितनी धातुओं और जितने नियमों को जानने की आवश्यकता है, वो सारे नियम इस पुस्तक में हैं। माने इस पुस्तक के माध्यम से हम शब्दों, धातुओं और बहुत सारे नियमों को जानेंगे और इस पुस्तक का ठीक से अभ्यास हो जाने पर छात्र निसंकोच सरल एवं शुद्ध संस्कृत, 2 बातें कह रहे, लिख और बोल सकता है। मतलब आप लिख भी सकते हैं संस्कृत और बोल भी सकते हैं संस्कृत इस पुस्तक का पूरा पारायण करने के बाद। आगे कह रहे हैं प्रारंभिक छात्रों के लिए उपयोगी संपूर्ण व्याकरण इस संस्कृत के इस पुस्तक के अंत में दिया हुआ है। मैंने जो परिशिष्ट है उसमें दिया गया है। क्या क्या दिया है? कह रहे जितने शब्द इसमें आए हैं उन सारे शब्दों के रूप, मतलब शब्द रूप, धातु रूप, संख्याएं, 18 मुख्य संधियों के नियम, 10 मुख्य प्रत्ययों से बने हुए धातुओं के रूप, ये सारे कुछ परिशिष्ट में शामिल है। और कह रहे हैं प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया गया। हाँ, बस करना क्या है कि उनको प्रारंभ से ही ठीक से स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब वही नियम जब अगले पाठों में उन नियमों से संबंधित अनुवाद आएगा तो उन नियमों को फिर से दोहराया नहीं जाएगा। तो आपने पहले के पाठों में जो जो नियम आप पढ़ते जा रहे हैं उन नियमों का ठीक से अभ्यास करना और जो जो शब्द रूप या धातु रूप आपको सिखाए जा रहे हैं उन सब शब्द रूप और धातु रूपों को याद करते हुए यदि क्रमिक रूप से आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो कह रहे हैं विशेष सफलता के लिए तो फिर आपको संस्कृत अच्छे से आ जाएगी। तो कह रहे हैं उनको प्रारंभ में ही ठीक से स्मरण करना है, माने सारे विशेष शब्द, उनके धातु रूप, शब्द रूप और सारे विशेष नियमों का अभ्यास ठीक से स्मरण करने के बाद ही हमें आगे के पाठ की ओर बढ़ना है। और कह रहे हैं विशेष सफलता के लिए प्रत्येक अभ्यास के अंत में दिए हुए अभ्यास प्रश्नों को भी करना चाहिए। मतलब कुछ तो वो वहीं पर अभ्यास करा रहे और कुछ में वो अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी हमें अपनी कॉपी में हल करते चलना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भूमिका बता रहे हैं नवम संस्करण की कि ठीक है पहले पिछले संस्करणों में छपाई संबंधी जो त्रुटियां रह गई थी, जो छूट छूट गया था, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन सबको सुधार कर क्षम्यता या उन सारी त्रुटियों का निराकरण करने के बाद ये संस्करण प्रथम 8 संस्करणों का संशोधित रूप है। देखिए इसके पहले 8 संस्करण छप चुके हैं। तो उस जमाने में देखिए कितनी पॉपुलर किताब थी कि 8 संस्करण छपने के बाद ये 9वां संस्करण है। कह रहे हैं अनुवाद के लिए गद्य संग्रह, आवश्यक संकेत है ना, हाई स्कूल के लिए उपयोगी शब्द रूप, धातु रूप, 20 संस्कृत निबंध आदि भी इस पुस्तक में बढ़ाए गए हैं और आशा है कि प्रस्तुत संस्करण जो है विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। और ये बात कह रहे हैं 20/6/76 को। चलिए हम आगे देखते हैं। पुस्तक की जो विषय सूची है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय सूची को देखने के बाद या इस अनुक्रमणिका को देखने के बाद आपको पहले से ही यह मालूम हो जाएगा कि इस पुस्तक को पढ़ते समय आप किन किन बातों को जानने वाले हैं, व्याकरण के किन किन नियमों को और किन किन शब्दों को आपको पढ़ना है। तो देखिए शुरू के जो 5 पाठ है पहले से लेकर 5वें तक ये सारे ही लट लकार पद आधारित है। क्रमशः जो है पाठों की कठिनाई का स्तर बढ़ता गया। शुरू के 8-10 पाठ तो एकदम सरल है और बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं इसके अनुवाद। तो वर्तमान काल के ही है तीनों पाठ, है ना।
पहला, दूसरा, तीसरा, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद चौथे पाठ में वो आपको पढ़ा रहे हैं 1 से 10 तक संख्या, क्रू और अस धातु, लट लकार के रूप और कारक का सामान्य परिचय। फिर ये क्रमशः अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, हरि, गुरु मने उकारांत और इकारांत पुल्लिंग इत्यादि शब्दों को पढ़ाते हुए क्रमशः एक और जहां पर लकार पढ़ा रहे हैं लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट, वहीं दूसरी ओर क्रमशः विभक्तियां भी क्रमिक रूप से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। देखिए 5वें पाठ में प्रथमा विभक्ति, छठे और 7वें में द्वितीय विभक्ति और 7वें और 8वें में तृतीय विभक्ति आपको पढ़ाएंगे। फिर 10वां, 11वां, 12वां ये 3 पाठ आप अगर ध्यान से देखें तो ये पाठ मुख्य रूप से सर्वनाम के हैं। माने सर्वनाम पुल्लिंग, सर्वनाम नपुंसकलिंग और सर्वनाम स्त्रीलिंग के प्रत्यय शब्दों को आपको पढ़ाएंगे और उसके साथ ही अस धातु और कृ धातु पढ़ाकर ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के प्रयोग भी इस पाठ में कराएंगे। और उसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण सर्वनाम है युष्मद और अस्मद, वो 13 और 14 पाठ में पढ़ाए जा रहे हैं पंचमी और षष्ठी विभक्ति के साथ। चलिए आगे देखिए। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में ही ऋकारांत शब्द कर्तृ 15 और 16, इन 2 पाठों में कर्तृ और पितृ ये 2 शब्द षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के साथ, इसी तरह फिर ऋकारांत ये सारे स्वरांत शब्द हो गए। फिर हलंत शब्द भी पढ़ा रहे हैं भगवत सप्तमी के साथ। फिर देखिए फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट की 18 से लेकर 22वें पाठ तक। और यहां पर बस एक ये देखिए आ लकार ऐसा लिखा है, लकार तो वही पढ़ा रहे पर यहां पर पढ़ा रहे हैं आत्मनेपदी। उसके पहले जो 5 लकार पढ़ाए थे 17वें पाठ तक जितने भी लकार आ रहे थे वो सारे परस्मैपदी धातुओं के थे। अब यहाँ पर आत्मनेपदी धातुओं के लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार आपको पढ़ाए जा रहे हैं पाठ नंबर 18 से लेकर पाठ नंबर 22 तक, जिसमें करिन, राजन, गच्छत इत्यादि ये हलंत शब्द भी हैं और मति, नदी, धेनु आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी है। इकारांत, ईकारांत, उकारांत। फिर यहाँ क्रमशः वारी, मधु, पयस, नामन इत्यादि अनेक स्वरांत पुल्लिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग सभी शब्दों को यहाँ पढ़ाया गया है। और साथ ही सप्तमी विभक्ति, और यहाँ पर आप देखिए अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी इन विभक्तियों को पढ़ाने के साथ ही संधियां भी पढ़ाई हैं। ये देखिए अनुस्वार संधि, उसके बाद ये यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ और पूर्व रूप ये सारी स्वर संधियां पढ़ाई गई हैं। और फिर ये देखिए आगे के पाठों में शुत्व, जश्त्व, चर्त्व ये 3 मुख्य मुख्य व्यंजन संधियां और फिर विसर्ग संधि, उत्व, विधान ये विसर्ग संधि के नियम पढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही क्रमशः इन पाठों में प्रत्यय भी पढ़ाए गए हैं। आप यहाँ अगर इधर इस तरफ देखते हैं तो देखिए त प्रत्यय, तव, तु, शत्री, शानश, तुमुन, त्वा और ल्युट, और ये देखिए तव्य प्रत्यय और अन्य प्रत्यय। इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है उनको भी इस पुस्तक उनका समावेश भी इस पुस्तक में किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए एक, द्वि, त्रि, चतुर इन संख्याओं को यहाँ पर पढ़ाया गया है 28 और 29 पाठ में, और साथ ही क्री और ज्ञा जैसी धातुएं भी पढ़ाई गई है। देखिए दा धातु, श्रु धातु, क्री धातु, न्या धातु। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी आवश्यक जितनी भी अवधारणाएं हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए उन सारी अवधारणाओं को यहाँ पर कवर किया गया। फिर अंत में देखिए यहाँ पर संख्याएं फिर से पढ़ाई हैं और तव्य, तनियर प्रत्यय और लुट प्रत्यय पढ़ाने के बाद ये हमारे 30 पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं
परिशिष्ट में, मतलब आप जब अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय आपको ये परेशानी ना हो कि हम शब्द रूप कहाँ ढूंढे, हम धातु रूप कहाँ ढूंढे, हमको अनुवाद करते समय इस शब्द में ये प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। तो उसके लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो परिशिष्ट के व्याकरण में सारे शब्द रूपों का संग्रह, देखिए जितने भी शब्दों का इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है वो सारे शब्द रूप यहाँ पर शब्द रूप संग्रह में दिए गए हैं। ये 58 शब्द इनके रूप चलाकर दिए हुए हैं आपके लिए। फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं ये नंबर 2 में दी हुई है। आगे देखिए, जितनी धातुओं का प्रयोग वो अपनी पुस्तक में कर रहे हैं अनुवाद कराने के लिए, उन सारी धातुओं का धातु रूपों का संग्रह, ये देखिए भू धातु से लेकर ये तन धातु तक उन सारी धातु रूपों का संग्रह भी इस पुस्तक के अंत में किया हुआ है। उसके बाद पुस्तक में जो संधियां पढ़ाई गई हैं, मुख्य संधियां, उन संधियों का उदाहरण सहित विवेचन 4 नंबर में संधि विचार के अंतर्गत, 5 नंबर में समास, प्रमुख समासों का परिचय, और परिशिष्ट नंबर 6 में प्रत्यय विचार, माने जितने 10 प्रत्यय इस पुस्तक में आए हैं उन सारे प्रत्ययों पर प्रकाश यहाँ डाला गया है। उसके बाद ये पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ अनुवाद करने के लिए अनुवादार्थ कुछ गद्य संग्रह इस 7 नंबर में और कुछ निबंध संग्रह 8 नंबर में देकर ये पुस्तक समाप्त होती है। इस प्रकार यह पूरी पुस्तक बहुत सारगर्भित है, गागर में सागर जैसी है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए हमने कितना सारा संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो आशा है आपको इस पुस्तक की भूमिका पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये पुस्तक अवश्य पढ़ना है। तो अब अगले वीडियो से हम इस पुस्तक को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक अभ्यास के 2 भाग हैं। पहला भाग नियमों का है और दूसरा भाग अभ्यास का है। तो हम हर अभ्यास, हर पाठ के 2 वीडियो बनाएंगे। एक पाठ में होगा केवल नियमों का निदर्शन कि क्या-क्या नियम है और नियमों के अंतर्गत कैसे हम संस्कृत में अनुवाद करें। और फिर दूसरे वीडियो के अंतर्गत होगा अभ्यास कार्य, जिसमें इस पुस्तक में दिए हुए उस टॉपिक, माने वो जो पाठ है उस पाठ में जितने नियम बताए हैं उन नियमों पे आधारित बहुत सारा अभ्यास कार्य जो है उसके दूसरे पार्ट में दिया हुआ है। तो उसके अगले वीडियो में हम वो सारे अभ्यास करेंगे और आशा है कि इस तरह से आपको संस्कृत भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी की भूमिका के इस वीडियो को सुनकर आपको अगर संस्कृत पढ़ने का बहुत मन हो रहा है तो एक लाइक दीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स दीजिए और ये बताइए कि क्या सचमुच आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं इस विधि से। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, कमेंट्स में अपना फोन नंबर भी दें, ताकि यदि हम अनुवाद के अध्ययन के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आपको शामिल कर सकें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।